हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए ग्लाइकोसाइड एंड ग्लाइकोसाइड के लिंकेज के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि आपको हमने सुक्रोज के बारे में काफी डिटेल में चर्चा किया था। वहां पे हमने कह दिया था ग्लाइकोसाइड पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ, बट पिछला लेक्चर में हमने नहीं बताया था ग्लाइकोसाइड। फिर हमने याद आया कि पिछले लेक्चर में नहीं बताया, तो इस लेक्चर में हम उसे कवर कर देते हैं। तो जो ग्लाइकोसाइड एंड ग्लाइकोसाइड के लिंकेज होता है हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो आपका डाइसैकेराइड होता है उसमें आप सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। तो माल्टोज और लैक्टोज भी हम आज इसी में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पॉलीसैकेराइड पर भी चलेंगे। पॉलीसैकेराइड के भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आप स्टार्च पढ़ते हो, सेलुलोज पढ़ते हो, ग्लाइकोजन पढ़ते हो। तो वो तीनों टॉपिक भी हम इसी में कवर करेंगे। सो डोंट वरी, बैठे रहिएगा। आज हम ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे आज की ये क्लास, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज ये हमारा कंप्लीट होगा, कल से हम लोग प्रोटीन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जो केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट है, आज उसका लास्ट लेक्चर है। हो सकता है अगर इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो तो एक लेक्चर हम और बना दें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री आप प्रोटीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किया है टीच स्ट्रीम का ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च करके टीच स्ट्रीम डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज जितनी भी पीडीएफ होगी, चाहे वो बुक पीडीएफ हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इसका कोई चार्ज होगा। सो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसी ऐप पर आपको सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं एंड हैंड रिटन नोट्स भी इसी पर अवेलेबल कराई जाती है। आगे बढ़ने से पहले जो भी सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं और अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं इस बैच को, तो ये बैच की प्राइस 2499 पहले थी, बट इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। इसकी प्राइस 3000 हो चुकी है, बट अभी के लिए इसमें डिस्काउंट चल रहा है, जिसके कारण ये बैच आपको सिर्फ 2000 मिल जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जा रहा है। सो दैट जाइए इस बैच को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और 2000 में ये बैच आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी एंड मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, रिकॉर्डेड कोई भी क्लासेस नहीं होने वाली है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। सारी क्लासेस आपकी लाइव रहती है शाम के 5 बजे से। सो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स एग्जैक्टली होते क्या है, ग्लाइकोसाइड हेडिंग लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं ग्लाइकोसाइड होते क्या है, लिखेंगे मोनोसैकेराइड सच एज ग्लूकोज। जैसे मोनोसैकेराइड में आपने देखा था, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया ना, पॉसेस साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर से पॉस करते हैं ना, पॉसेस थ्रू हेमी एसिटल। देखो दो चीज होती थी, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। आप सभी जानते थे, मैंने पहले भी बता दिया था कि हेमी एसिटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है। अगर कोई भी कार्बन सिमल्टेनियसली इन 3 ग्रुप से जुड़े हो, हाइड्रोजन, OH एंड ROR मतलब ईथर ग्रुप, इन तीनों से साथ साथ जुड़ा हुआ हो, तब जाकर वो हमारा कहलाता है हेमी एसिटल। और अगर कोई कार्बन यही हमारा किससे जुड़ा हो, R, OH और ईथर ग्रुप से, तो ये हमारा हेमी कीटल होता है। इतनी चीजें हमने ऑलरेडी बताई थी, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, When monosaccharides are treated with alcohol, जब मोनोसैकेराइड एल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा, जब मोनोसैकेराइड मतलब कोई भी मोनोसैकेराइड ले लीजिए, चाहे आप आपका ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे आप फ्रक्टोज ले लीजिए, दो के बारे में हमने पढ़ा था, 2 ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं और किसी के बारे में ना तो पूछा जाता है ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, एक हेमी एसिटल एक हेमी कीटल का, चाहे वो ग्लूकोज हो गया चाहे आपका फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज आपका एल्डोज होता है, फ्रक्टोज आपका कीटोज होता है। ट्रीटेड विथ एल्कोहल, जब एल्कोहल के साथ ट्रीट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में दे आर कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एसिटल बाय द रिएक्शन एट द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पर रिएक्ट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, यहां पर देखिएगा, दे कन्वर्ट इनटू साइक्लिक एसिटल बाय द रिएक्शन एट एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसपे आपका OH और H ग्रुप चेंज हो रहा होता है, वही आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। मतलब जिसपे आप वो ऑक्सीजन जोड़ रहे थे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और उस कार्बन पे OH डिफरेंट साइड में आने के कारण उसका नाम बदल जा रहा था, वही आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाता था, ठीक है। सच साइक्लिक एसिटल डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइड्स। अभी समझा रहे हैं ग्लाइकोसाइड एग्जैक्टली होता क्या है एंड ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो
समझोगे आप लोग? जैसे कहा जा रहा है चाहे वो आप ग्लूकोज ले लो चाहे आप फ्रक्टोज ले लो, उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? एल्कोहल का, ट्रीटेड विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? ट्रेसेस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। कोई भी एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस के ट्रेसेस के प्रेजेंट में आप अगर एल्कोहल के साथ किसी भी, चाहे आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराओ चाहे फ्रक्टोज का रिएक्शन कराओ, तो वो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का निर्माण करता है या ग्लाइकोसाइड्स बनाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। जब आप क्या लेते हो? अल्फा डी ग्लूकोज लेते हो, यहां पर देखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज। फिगर सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं, एक दो बार नहीं बताए हैं, काफी बार बता चुके हैं अल्फा डी ग्लूकोज का फिगर क्या होता है। अल्फा मतलब कैसे देखते हैं? जिसमें OH आपका राइट साइड होता था कार्बन के, H आपका लेफ्ट साइड होता था। जो राइट साइड होता था वो आपका नीचे लिखा जाता था, तो यहां पर OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर। बाकी सब वैसे, OH दूसरे वाले कार्बन पे OH राइट साइड होता था, H लेफ्ट साइड, फिर H राइट साइड होता था, OH लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, H लेफ्ट साइड, CH2OH बड़ा ग्रुप होता था इसलिए उसे ऊपर लिखते थे, H नीचे लिखते थे। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज बनाता था। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ? CH3OH, मतलब एक प्रकार का एल्कोहल ले लिया हमने, CH3OH, मेथिल एल्कोहल ना, जिसे आप मेथेनॉल भी बोलते हो। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, कोई भी ले लो, HCl मान ले लो। ठीक है, HCl ले लो, तो यहां पर मिलेगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मिलेगा क्या? जो OCH3, देखो यहां से यहां पर देखिएगा ध्यान से, H और ये OH मिलके H2O बना लेगा। देख पा रहे हो? H और OH मिलके H2O बना लेगा, जिसके रूप में वो बाहर निकल जाता है H2O के रूप में। जैसे ये बाहर निकलता है तो ये क्या बचता है हमारा? यहां पर हमारा बच जाता है और एक, ठीक है, यहां पर वैल्यू रख दीजिए जो भी आपका है, CH2OH, HOH और इधर है OH, H और ये रहा आपका HOH एंड ये आपका मिल जाता क्या? H और OCH3 और इधर क्या मिलता है? प्लस लगा दो बीच में, H थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, OH, CH2OH, बाकी सब कुछ सेम रहता है, OH, H, OH और OCH3 इधर आ जाता है, OCH3 और इधर आ जाता है H। मतलब एक आपका अल्फा बनाता है, एक आपका बीटा बनाता है, एक आपका अल्फा बनाता है, एक आपका बीटा बनाता है। मतलब अगर हम नाम दे दे तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज था, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका अल्फा डी या मिथिल बोलेंगे ना, OCH3। जब आप मिथिल एल्कोहल लगा रहे हो, एल्कोहल कौन सा है आपका? मिथिल एल्कोहल। ठीक है, मिथिल एल्कोहल। तो यहां पर क्या बन रहा है? OCH3 जाकर जुड़ रहा है क्योंकि H2O तो बाहर निकल गया, ये इस रूप में माइनस H2O बचा। क्या? इसका नाम हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथिल अल्फा डी ग्लाइकोसाइड, और इसका नाम जो होता है दैट इज ए मिथिल बीटा डी ग्लाइकोसाइड। एक बीटा बनाता है, एक अल्फा बनाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बीटा क्यों बना? क्योंकि उसमें OH ऊपर हुआ था, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन यहां पर आ रहा है। एक बार OH लेफ्ट साइड होता है, एक बार OH राइट साइड होता है। जब OH राइट साइड होता है तो वो आपका अल्फा बनता है, OH लेफ्ट साइड होता है तो वो आपका बीटा बनता है। जब वो लेफ्ट साइड होगा तो वहां पर OCH3 जाकर रिएक्ट करेगा ना, H2O तो बाहर निकल जाएगा और CH3 जाकर उधर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ सबको? ये रहा आपका ग्लाइकोसाइड, ये रहा आपका ग्लाइकोसाइड। अभी हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोसाइड लिंकेज के बारे में। ठीक है, हटा दें इसको। चलो आगे देखते हैं।
यहां पर लिखा क्या जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द बॉन्ड बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, एंड द OR ग्रुप इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और एनोमेरिक कार्बन और OR ग्रुप के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। ग्लाइकोसाइड तो कैसे बनता है समझ में आ गया, एल्कोहल का रिएक्शन कराए। अब ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्लाइकोसाइड लिंकेज कुछ ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो दो आपने ग्लूकोज रखा या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज रखा, जो भी आप रखोगे, जो भी आप रखोगे आपकी इच्छा। मैंने 2 ग्लूकोज रख दिया, अभी आने वाले टाइम में आपको मैं दिखाऊंगा, ग्लूकोज रखूंगा, फ्रक्टोज रखूंगा, जो भी रखूंगा आपको समझ में आता जाएगा ना। जैसे मान लो मैंने 2 ग्लूकोज रखा कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये और एक ये रहा, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें दिखा दूं, इसकी कुछ इस प्रकार से होगी, यहां पर जुड़े होंगे आपके HOH, ठीक है। ध्यान से सुनना, मान लो आप अल्फा ग्लूकोज ले रहे हो या बीटा ग्लूकोज ले रहे हो, आप ग्लूकोज ले रहे हो बस, ठीक है। मान लो ये अल्फा ग्लूकोज आपका ये भी है, ये आपका मान लो बीटा ग्लूकोज है, सपोज दैट। अल्फा ग्लूकोज होगा तो OH राइट साइड होता है, तो OH यहां पर आप लिखोगे, H यहां लिखोगे, फिर OH आपका राइट साइड ही रहता है, H यहां पर H राइट साइड हो जाता है, तीसरे वाले पे OH, फिर आपका OH, फिर H, CH2OH एंड H, यही आप जानते हो। बीटा है तो क्या हो जाता है, OH ऊपर हो जाता है, H बाकी सब कुछ सेम रह जाता है, OH H, H यहां पर राइट साइड होता है, OH OH H एंड यहां पर CH2OH एंड H, इस प्रकार से बनता है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो जब इस प्रकार से लिंक होते हैं तो इसमें देखो एक ये दोनों मिलकर के एक H2O का निर्माण कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। और जैसे ये H2O का निर्माण करते हैं ये तो रिमूव हो जाएंगे, ये तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और इनके रिमूवल होते ही इसको भी बॉन्ड की जरूरत पड़ी, इसको भी बॉन्ड की जरूरत पड़ी, भाई एक ऑक्सीजन यहां पर पड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक OH और एक H मूव किया। अब ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा जो हमने समझाया था वहां पे आपको सुक्रोज में, जो आप नहीं समझ पा रहे होगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं था, वो टॉपिक बीच में छूट गया था। अब समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, इट शुड बी रिमेंबर दैट, ये हमेशा याद रहे कि ओनली द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक पार्ट ए ग्लाइकोनिक फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ आपका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही भाग लेगा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही भाग लेगा। देखो जब हमने आपको सुक्रोज में पढ़ाया था तो वो क्या कर रहा था, जस्ट पलट दिया जा रहा था, जस्ट पलट दिया, मतलब क्या हुआ, अभी तो हम यहां पर नॉर्मली दिखा दिए ग्लूकोज लिंक में, जब हमने सुक्रोज में बताया था तो ये जस्ट पलट दिया गया था। देखो आप सुक्रोज खोलो, सब लोग सुक्रोज खोलो, जो हमने सुक्रोज पढ़ाया हुआ था, हमने क्या किया हुआ था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ना चाहा था ना, या फिर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ा था ना, हाँ बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ा था। जब आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़े थे उसे 180 डिग्री पर रोटेट कराए थे, 180 डिग्री पर रोटेट कराए थे, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ था, ये और ये कुछ ऐसा था, ये यहां पर एनोमेरिक कार्बन क्या होता है बताओ जरा,
ये वाला कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन कहलाता था। एनोमेरिक कार्बन सिर्फ यही पार्ट लेगा, मतलब यही भाग लेगा ग्लाइकोसाइड की लिंकेज बनाने में, ये वाला नहीं भाग लेगा, जैसे हमने अभी भी बता दिया। अभी तो नॉर्मली आपको बता दिया, बट पार्ट मतलब भाग लेगा कौन? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन रहेगा तभी आपका ग्लाइकोसाइड की लिंकेज बनता है। ऐसे डायरेक्ट जोड़ोगे तो नहीं बनेगा ग्लाइकोसाइड की लिंकेज। इसीलिए हमने क्या किया था, देखो ध्यान से समझो, इसीलिए हमने क्या किया था, ये देखो, इसको हमने 180 डिग्री रोटेट कराया। 180 डिग्री रोटेट कराया। जैसे ही 180 डिग्री रोटेट कराया तो ये वाला कार्बन हट गया यहां से और यहां पर आ गया था कार्बन, यहां पर आ गया था कार्बन, और यहां पर कार्बन आया, तब जाकर ये और ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे अभी भी फिगर बनाया, ग्लूकोज को जोड़ दिया था, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज को, ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं जुड़ेगा। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, यही चीज मैं बताना चाह रहा था। जैसे मैंने जोड़ा शुरुआत में डायरेक्ट जोड़ दिया था, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। ये तभी पॉसिबल होगी सिर्फ और सिर्फ जो एनोमेरिक कार्बन होगा, मतलब जिसपे OH और H का लेफ्ट साइड करने पर अल्फा बीटा में चेंज हो जाता है, और आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। सिर्फ वही पार्ट भाग लेगा ओनली। और ये तब आप समझ सकते हो कि कौन सा एनोमेरिक कार्बन है, जब आप ग्लूकोज अच्छे से पढ़ोगे, फ्रक्टोज अच्छे से पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। वहां पर हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है और समझाया भी हुआ है, तो वो जाकर आप पढ़ लेना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, जब आप एनोमेरिक कार्बन लेते हो तभी जाकर आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सकता है, अदरवाइज अगर आपका एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होगा। यहीं पर जैसे ये आप नोट कर लो, यहीं पर जैसे मैं अगर लेना चाहूं ग्लूकोज ही, मान लो मैं ग्लूकोज ही लेना चाहूं, मुझे बनाना है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज ही बना दिया, चलो ठीक है, ये रहा। ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन होता है ये होता है ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन, और एनोमेरिक कार्बन कैन टेक प्लेस ओनली, ये सभी को बार बार मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन ही प्लेस हो सकता है वहां पे, ओनली एनोमेरिक कार्बन। मतलब ऐसे डायरेक्ट यहां से आप जोड़ोगे तो यहां से नहीं जुड़ने वाला। मतलब मैं बता रहा हूं कि आप जैसे मान लो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया आपका, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ये H ऊपर रहता है, ये OH ऊपर रहता है, H नीचे रहता है, क्योंकि OH लेफ्ट साइड होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर OH नीचे रहता है और H ऊपर साइड में रहता है। हम इसको क्या कराते हैं, 180 डिग्री पर रोटेट कराएंगे जोड़ने के लिए। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री पर रोटेट कराएंगे। जैसे ही 180 डिग्री पर रोटेट कराते हैं तो ये यहां से हट जाता है, एनोमेरिक कार्बन यहां से हट जाता है। अब यही एनोमेरिक कार्बन हमारा इस पे आ जाता है, जस्ट पलट जाता है। और यहां पर जब आएगा, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट आप, कि जब ये H और OH था, मतलब बीटा वाले में OH ऊपर होता है, क्योंकि बीटा में OH लेफ्ट साइड होता है, तो ये OH आपका ऊपर हो जाता है और H आपका नीचे हो जाता है। मतलब जब 180 डिग्री रोटेट कराते हो ना, जस्ट फ्लिप हो जाता है, दोनों सभी आपस में जितने रहेंगे सभी बॉन्ड आपस में फ्लिप होते हैं। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ था। अब ये जाकर क्या करेगा, ये OH को हम ऐसे लिख सकते हैं OH, ये OH और H मिलकर H2O बनाएगा। अब बनाएगा OH और H मिलकर H2O। जैसे ही H2O बनाएगा, अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पॉसिबल, इसके जस्ट पहले वाला पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल नहीं था जब हमने ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को डायरेक्टली जोड़ दिया था, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक साथ जुड़ेंगे, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जब ये आपस में जुड़ेगा तो ये OH और H2O हट जाएगा, यहां पर OH बचा हुआ है। अब क्या करेगा ये, इसको भी एक बॉन्ड की जरूरत है, इसको भी एक बॉन्ड की जरूरत है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। यहां पर देखिएगा, ये
इस प्रकार से। अब ये ग्लाइकोसाइड की लिंकेज पॉसिबल है। अब ये ग्लाइकोसाइड की लिंकेज पॉसिबल है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हटाएं इसको। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, बहुत बढ़िया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइड्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टर आप इसका देखेंगे, फर्स्ट कहता है कि ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन न्यूट्रल आर बेसिक सॉल्यूशन। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो न्यूट्रल या फिर बेसिक सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, मतलब ये अनस्टेबल नहीं होते न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन में। चाहे आप एसिडिक सॉल्यूशन की बात नहीं की जाए, बेसिक सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर एसिटल, जैसा कि अदर एसिटल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्लाइकोसाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं टू फॉर्म द मोनोसैकेराइड एंड द एल्कोहल। क्योंकि ग्लाइकोसाइड, जब आपने मोनोसैकेराइड प्लस एल्कोहल से ग्लाइकोसाइड बनाया था, वैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में जब डाल दोगे तो वो ग्लाइकोसाइड किस में टूट जाएगा, मोनोसैकेराइड प्लस में एल्कोहल में। यहां पर आप दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, जब आपका ग्लाइकोसाइड होगा ये एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा तो ये क्या बना देगा आपका, मोनोसैकेराइड प्लस में एल्कोहल। और यही सेम चीज जब मोनोसैकेराइड प्लस एल्कोहल एक किसी भी एसिडिक कैटालिस्ट में हम डालते थे, जैसे मान लो HCl ले लेते थे, तब वो ग्लाइकोसाइड बना लेता था। ऐसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम ग्लाइकोसाइड डाल दें तो वो टूट जाता है मोनोसैकेराइड और एल्कोहल में। अगला तीसरा पॉइंट क्या करा है कि फॉर द सेम रीजन कारण व्हेन आइदर अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड्स, या तो अल्फा या तो बीटा ग्लाइकोसाइड इज एडेड टू वाटर में ऐड होता है, इट रिमेन्स इन द ओरिजिनल फॉर्म, डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द टू फॉर्म। मतलब वाटर के साथ कनेक्ट करके ये अदर रिएक्शन नहीं करता है। यही तो बता जा रहा ना कि फॉर द सेम रीजन, इसी रीजन का मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर, कोई भी ग्लाइकोसाइड अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तब जाकर वो आपका एल्कोहल एंड मोनोसैकेराइड बनाता है। फॉर द सेम रीजन आगे बताया जा रहा है, फॉर द सेम रीजन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन आइदर अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड, चाहे आप अल्फा ग्लाइकोसाइड ले लो, अल्फा ग्लाइकोसाइड में क्या होगा, OCH3 नीचे रहेगा, H ऊपर रहेगा एनोमेरिक कार्बन पर, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पर। और अगर आप बीटा ग्लाइकोसाइड लोगे तो OCH3 ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। बात समझ में आई? चलो, मतलब अल्फा में OCH3 नीचे रहेगा, बीटा में OCH3 ऊपर रहेगा। And doesn't get converted into the equilibrium mixture of the two form. In other word में अगर देखना चाहे, configuration around anomeric carbon is fixed. Thus, glycoside don't exhibit muta rotation. Glycoside म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। म्यूटा रोटेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पूरा लेक्चर 1 में बताया हुआ है, तो म्यूटा रोटेशन जाकर पढ़ लो, बार बार नहीं बताना है, क्योंकि म्यूटा रोटेशन एक छोटा सा टॉपिक है। तो नोट कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर है? ये रहा आपका म्यूटा रोटेशन। ग्लाइकोसाइड लिंक समझ में आ गया। अब हम आगे चलें। देखो, कल हमने बात किया था डाइसैकेराइड के बारे में ना। डाइसैकेराइड में काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी। डाइसैकेराइड में 3 चीज पढ़ते हो आप, एक आपका सुक्रोज होता है, एक आपका माल्टोज होता है, एक आपका गैलेक्टोज होता है, ठीक है। तो माल्टोज अब हम पढ़ने वाले हैं। सुक्रोज अगर नहीं पढ़े हो तो पिछले लेक्चर जाकर पढ़ लो, सुक्रोज हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड में जैसे कि आपने सुक्रोज देखा, अब हम लैक्टोज देखेंगे एंड माल्टोज देखेंगे। सॉरी, हमने गैलेक्टोज बोल दिया, नहीं गैलेक्टोज नहीं होता, लैक्टोज एंड माल्टोज होता है। सो चलिए डाइसैकेराइड में देखते हैं। डाइसैकेराइड में क्या होता है, फिर से एक बार मैं बता दूं, डाइसैकेराइड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेनली एक हम सुक्रोज पढ़ते हैं, सुक्रोज, एक हम पढ़ते हैं लैक्टोज, एक हम पढ़ते हैं माल्टोज, ठीक है। और याद रखिएगा, जो डाइसैकेराइड होता है वो आपका ओलिगोसैकेराइड का टाइप होता है। ओलिगोसैकेराइड आपने देखा था कि जब आप सैकेराइड या फिर किसी शुगर या फिर
हाँ सुगर ही बोल सकते हो। सुगर आप तीन प्रकार से देखे थे, एक मोनोसेकेराइड, एक ओलिगोसेकेराइड, एक आपका पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसे सुगर होते थे जिसका आप हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते थे। ओलिगोसेकेराइड 2 से लेकर 10 यूनिट तक दिया करता था। बट अगर मैं डाइसेकेराइड की बात करूं तो वो सिर्फ 2 यूनिट देता है, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। तो चलो लैक्टोज हेडिंग डालते हैं, लैक्टोज के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, लैक्टोज। और याद रखिएगा लैक्टोज के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती। लैक्टोज का स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज, लैक्टोज का भी फार्मूला वही सेम रहता है, C12H22O11। इसका भी फार्मूला लिख लीजिएगा, C12H22O11 सेम फार्मूला रहता है। इसमें फार्मूले में कोई अंतर नहीं रहता है, फार्मूले में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, C12H22O11। करें स्टार्ट। अभी हमने जैसे कि आपको दिखाया अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज जब मैच कराया था हमने, वो हमने फार्मूला दिखाया था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ना। वही में गैलेक्टोज कब बनता है? देखो एक बात ध्यान से समझना, एक पॉइंट समझना। जब आप सुक्रोज पढ़ते हो, देखो ध्यान से, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन तीनों के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, सुक्रोज कैसे बनता है मैंने पहले बता दिया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज बनाने के लिए आपको बीटा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट लेने पड़ते हैं, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और माल्टोज बनाने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज लेना पड़ता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। इट मींस दैट जो हमने जस्ट पहले फिगर बनाया अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज का, वही आपका माल्टोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज जब आप ऐड कराते हो तो वही आपका लैक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज जब आप ऐड कराते हो तो वो आपका क्या बनता है? दैट्स योर सुक्रोज। ये कभी मत भूलिएगा, जब भी आपको सुक्रोज बनाना हो तो आप अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज करोगे। लैक्टोज बनाना हो तो आप बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज करोगे। एंड वहीं पर अगर आपको माल्टोज बनाना हो तो दैट्स योर अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज होने वाला है। तो चलो लैक्टोज बना लेते हैं फटाफट से। लैक्टोज में क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज ही होने वाला है ना। यहां पर क्या करोगे आप? बीटा डी ग्लूकोज ये हुआ एंड ये रहा आपका। ठीक, बीटा है तो यहां पर OH लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होने का मतलब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ये आपका कैसा होगा बताओ जरा? ये कैसा होगा? OH ना। ये कैसा होगा? राइट साइड होता है H तीसरे वाले कार्बन पे, बाकी सब वैसे ही रह जाते हैं, OH H एंड CH2OH एंड H। ठीक है, CH2OH एंड H। अब सेम चीज बीटा डी ग्लूकोज यही भी होगा, लेकिन इसे हम क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। याद रखना, इसे हम क्या करते हैं? फ्लिप करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये रहा आपका ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। होता कैसे है? कुछ इसी प्रकार से जैसे यहां पर दिया जा रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हम दूसरा फिर से फिगर नहीं बनाते, इसी को फ्लिप करते हैं। मतलब इसी को अगर मैं फ्लिप करना चाहूं, मतलब ये फ्लिप किया गया है, ये मैं दिखा देता हूं, 180 डिग्री फ्लिप किया गया। जैसे फ्लिप करेंगे तो ये चौथा जगह क्या आ जाएगा? पहला, ये
दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा तो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, जस्ट इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे जो जो चीज है वो आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये पहले वाले कार्बन पे यहां पर भी वैसे सेम था, अब ये उल्टा होगा, ध्यान से देखना। अब इस पे कैसे होगा, इस पे OH राइट साइड, ये कैसे था, ये ऐसे था ना, OH और H। अब ये चेंज होगा, H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, H ऊपर OH नीचे। दूसरे वाले पे देखो OH नीचे है, H ऊपर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, H नीचे लिखोगे, OH ऊपर लिखोगे। तीसरे वाले पे देखो H नीचे OH ऊपर है, तो OH नीचे लिखोगे, H ऊपर लिखोगे। फोर्थ वाले पे OH नीचे है, H ऊपर है, तो H नीचे लिखोगे, OH ऊपर लिखोगे। फिफ्थ वाले पे क्या है, CH2OH एंड H है, तो CH2OH आप चेंज करोगे, H एंड CH2OH होगा। करोगे इसको भाई, फ्लिप तो करना ही पड़ेगा, फ्लिप तो करना ही पड़ेगा। जब आप फ्लिप करोगे, अब देखो यहां से OH और H, H2O मिल के बाहर निकलेगा, OH और H, H2O मिलके क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, दैट इज योर, यहां पर ये OH से एक H गायब होगा और ये आपका OH गायब होगा, एक आपका H निकलेगा, एक OH निकलेगा। जैसे यहां से H और OH निकलेगा तो ये किस रूप में टूटेगा, H2O, H2O के रूप में टूटेगा एंड फाइनली ये क्या बना लेगा, O। इसी को हम बोलते हैं लैक्टोज, यही आपका लैक्टोज हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, लैक्टोज समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मतलब जस्ट हम क्या करते हैं, जैसा हमारा पहले था वैसे ही रह जाता है, हम उसको फ्लिप करा देते हैं। और फ्लिप कराना जरूरी है क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपका एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट हो। एनोमेरिक कार्बन पे ही आपका ये डाइसैकेराइड बन सकता है, अदरवाइज ये आपका डाइसैकेराइड नहीं बनता है। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपका जो लैक्टोज है, ध्यान सुनना, लैक्टोज क्या ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, नहीं होता? सुक्रोज में बता दिया था होता है, क्योंकि इसमें हेमीसिटल पाया जाता है गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज में क्या होता है, ये भी हेमीएसिटल होता है, ग्लूकोज भी हेमीएसिटल होता है, एंड लैक्टोज आपका एसिटल बनता है। एक बात हमने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, ये जो लैक्टोज बनता है ना, मैंने ग्लूकोज ही बता दिया, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज का से बनता है, ये एक चीज, सो सॉरी, वो हमने ध्यान नहीं दिया। जब आप गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलाते हो, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलाते हो, तब जाकर ये क्या बनता है, आपका लैक्टोज बनता है, तब ये आपका लैक्टोज बनता है। तो ये आप में से याद रखना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलाना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलाना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं मिलाना। तो यहाँ पे गैलेक्टोज किसे बोलेंगे, कुछ चेंज नहीं होता गैलेक्टोज में, कुछ भी लिटरली चेंज नहीं होता गैलेक्टोज में। चेंज कहाँ होता है, ध्यान से सुनना, चेंज कहाँ होता है, चेंज कहाँ होता है, जब आप इस वाले कार्बन पर देखोगे, फोर्थ वाले कार्बन पे ये जो HOH है ना, इसकी सिर्फ स्थान बदल जाता है, ये H नीचे हो जाता है, ये OH ऊपर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा डी गैलेक्टोज, और इसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, वही सिर्फ उसका स्थान चेंज होता है, वही एक स्थान पे गैलेक्टोज बन जाता है। सो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने ग्लूकोज ही बता दिया दोनों में, एक में गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाने के बाद ये क्या बनता है, हमारा लैक्टोज बनता है। अब गैलेक्टोज सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोज को देखोगे तो ये क्या होता है, हेमीएसिटल ना। अगर मैं दिखाऊं सिर्फ गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज क्या है, यही तो है आपका, यही है। इसमें आपका क्या है, HOH, H, CH2OH,
कुल मिला के H और O, इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो इस वाले कार्बन पर अगर मैं देखूं, कोई भी एक कार्बन देखा जाता है, इस एक कार्बन पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर क्या मिल रहा है, H भी मिल रहा है, OH भी मिल रहा है और ये O वाला ग्रुप भी मिल रहा है ना, ईथर ग्रुप भी मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, हेमी एसिटल। अगर H और OH और ROR मतलब ईथर और R ग्रुप मिले तो आपका हेमिकीटल होता है, तो ये हेमी एसिटल होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आपका गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज ये आपका हेमी एसिटल होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर। अगर मैं आपको बात करूं यहां पर ग्लूकोज की, ग्लूकोज तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हेमी एसिटल होता है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। बट अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, लैक्टोज की, क्या ये हेमी एसिटल होता है या नहीं होता है, बताओ, क्या ये हेमी एसिटल होता है या नहीं होता है। तो कोई भी एक देख लो, मान लो मैं यही कार्बन ले लूं, कोई भी एक कार्बन पे होना चाहिए, इस पे OH ग्रुप भी है, H ग्रुप भी है और ROR ग्रुप भी है, तो ये भी एसिटल, दो हेमी एसिटल मिल रहे हैं, इसलिए एसिटल दिखाता है, क्या होता है, एसिटल, इसलिए ये भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर। नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे माल्टोज की तरफ, हम बढ़ते हैं आगे माल्टोज की तरफ। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया, लैक्टोज समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। माल्टोज पर आगे बढ़े, चलो याद रखना गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं। लैक्टोज क्या होता है, सॉरी माल्टोज, माल्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, C12H22O11, माल्टोज का भी फार्मूला सेम होता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, उसमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज था, इसमें दोनों सेम ही होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिला दो, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये देखो ये रहा, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे वैल्यू रख दो, CH2OH, यहाँ से अगर रखना चाहो तो अल्फा है तो OH नीचे रहेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH OH H OH H, ये रहा अल्फा डी ग्लूकोज। एंड यहीं पर सेम यहाँ पर भी रखेंगे, क्या हो जाएगा आपके HOH HOH OH H HOH और CH2OH, दोनों आपके क्या हुए, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी आपका हुआ क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, दोनों आपके हुए, एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों आपका अल्फा डी ग्लूकोज ही हुआ, ठीक है, बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई। अब दोनों ऐसे सामने सामने तो जुड़े नहीं जाते, एक को हम 180 डिग्री को रोटेट कराना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों एनिमेरिक कार्बन होने चाहिए, एनोमेरिक कार्बन, जब एनोमेरिक कार्बन होंगे तभी जाकर आपके मिलेंगे, ठीक है, मान गए। तो किसी भी एक को हम फ्लिप कराएंगे, इसको अगर मैं फ्लिप कराता हूं, इसको मान लो, तो इसका एनोमेरिक कार्बन उधर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। ये एनोमेरिक कार्बन कौन कौन सा है मैं इधर दिखा देता हूं, यही है एनोमेरिक कार्बन, पहला वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में दूसरा वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, आप सभी को पता है ना। हम क्या करेंगे, जस्ट फ्लिप कराएंगे, इसको क्या कराएंगे हम 180 डिग्री पर फ्लिप कराएंगे। जैसे ही 180 डिग्री पर फ्लिप कराएंगे तो होगा क्या, होगा क्या, इतना बना लो पहले, 180 डिग्री पर रोटेट कराने, देखो यहां से मैं हटा देता हूं इसको ताकि ऊपर लिख दूंगा ना, ये बना देता हूं, एक सेकंड, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है,
जब हम फ्लिप कराते हैं तो कैसे बन जाता है यही सेम फिगर, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा बन जाता है ना। ये जो पूरा हम नहीं लिख रहे, पूरा लिखा गया ऑलरेडी। ये जो OH और H है ना, ये आगे चलाएगा और जस्ट उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर चलाएगा, H नीचे चलाएगा, होगा। इसमें क्या है, H और OH है ही। एनोमेरिक कार्बन दिखा दो, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये भी आपका एनोमेरिक कार्बन है, ठीक। इस प्रकार से होगा। यहां से देख लो, यहां से OH और H आपस में निकल गए, जैसे आपस में निकले तो ये हट जाएंगे। अब यहां पर बन जाएगा क्या, यहां पर बन जाएगा क्या आपका, दो के दोनों ऑक्सीजन लग गए, तो ये बन गया आपका क्या, दैट इज योर माल्टोज। बाकी सब सेम रहेगा ना, बस फ्लिप हो जाएगा। ये वाला जो है ना, सब कुछ फ्लिप होता है, ध्यान से समझो, अगर लिखना चाहो तो लिख ही सकते हो, फ्लिप हो जाएगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कार्बन, इस प्रकार से हो जाता है। दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, दूसरे वाले कार्बन क्या है, यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये छठा कार्बन होता है। तो जस्ट चेंज हो जाता है, दूसरे वाले कार्बन पे OH नीचे है तो H नीचे हो जाएगा, OH ऊपर। तीसरे वाले पे H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा। चौथे वाले पे H नीचे हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा। पांचवे पे H ऊपर हो जाएगा एंड CH2OH नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज होता है, बाकी इसमें सेम टू सेम रह जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका माल्टोज बनता है ना। माल्टोज भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इस वाले कार्बन पर अगर देखो, अगर इस वाले कार्बन पर देखो, अगर ये वाला, इसमें OH भी है, H भी है, ROR भी है, इसलिए ये प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड, कि पॉलीसैकेराइड एग्जैक्टली होता क्या है, नोट डाउन करिए, हम आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सून। यहां तक तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। डाइसैकेराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे चलें। हेडिंग लगाएंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड देखो तीन प्रकार के मेनली, जैसे तीन आपने डाइसैकेराइड पढ़ा, कौन कौन सा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब हम पॉलीसैकेराइड में भी तीन मेनली पढ़ेंगे, क्या क्या, मेन 3 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेन 3 टाइप्स कौन कौन सा, एक होता है आपका स्टार्च, एक है आपका ग्लाइकोजन, एक आपका है सेलुलोज। सेलुलोज स्टार्च 2 प्रकार का होता है, स्टार्च आपका 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक एमाइलोज, एमाइलोज, एक आपका होता है क्या, दैट इज ए एमाइलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन या पेक्टाइन कई लोग पढ़ते हैं, पेक्टिन कुछ भी पढ़ सकते हो। तो एक एमाइलोज होता है, कई लोग एमिलोज भी पढ़ते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एमिलोज क्या है, एमिलोपेक्टिन क्या है, सिंपल है। एमिलोज आपको समझ में आ जाएगा, एमिलोपेक्टिन भी समझ में आ जाएगा, उसके लिए चिंता ना करो। पहले इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो इसको, ठीक है। चलो पहले स्टार्च हेडिंग लगा लेंगे, स्टार्च हेडिंग लगा लेंगे, स्टार्च। स्टार्च में पहले एमिलोज क्या होता है एंड एमिलोपेक्टिन क्या होता है, उन दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर समझ लो, अभी हम फिगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक में हेडिंग लगा लेंगे एमिलोज, एक एमिलोपेक्टिन।
एमिलोज, एमिलोपेक्टिन, ठीक है। ये रहा ना। चलो, सबसे पहला अंतर क्या होता है कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। मतलब एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में अगर समझे हम, अभी तो हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे बट पहले तो जानते तो रहो ना, समझ में आता रहे कि हाँ ये एक प्रकार का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। जबकि ये क्या होता है? एमिलोपेक्टिन ये एक प्रकार का ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा, इस प्रकार से अटैच रहता है, ब्रांच निकली रहती है उसकी ना। ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर होता है आपका। ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट कि इसमें क्या होता है? ओनली कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ, मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन वाले एक दूसरे से ऐड होते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं? इसमें कार्बन फर्स्ट, कार्बन फोर्थ एंड कार्बन फर्स्ट, कार्बन 6 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये मत सोचने लगा जो H और OH निकला हुआ है वो नहीं, एक दूसरे से C1 और C4 पे जुड़े होते हैं और दूसरा C1 और C6 पे जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। अगला अगर डिफरेंट दिखाया जाए डिफरेंस, तो क्या होता है कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में घुल जाता है। कौन? एमिलोज। लेकिन एमिलोपेक्टिन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में घुलता नहीं है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखें, ये जो होता है ओनली 15 से 20% ऑफ स्टार्च, ओनली स्टार्च का केवल 15 से 20% होता है बस। स्टार्च का केवल 15 से 20%, मतलब आप स्टार्च ले रहे हो तो उसमें 15 से 20% पाया जाएगा आपका, दैट इज एमिलोज। बट जो एमिलोपेक्टिन होता है ये आपका 80 से 85% पाया जाता है। ये आपका 80% टू 85% प्रेजेंट होता है इन स्टार्च। बातें समझ में आ गई? कुछ तो समझ में आया ना कि एमिलोज और एमिलोपेक्टिन क्या होता है। इतना नोट का डाउन करेंगे। अब हम फिगर देखेंगे, एमिलोज क्या होता है एंड एमिलोपेक्टिन का फिगर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, चल एमिलोज सबसे पहले देख लेंगे। एमिलोज का फिगर, किसका फिगर? स्टार्च में एमिलोज का फिगर देखेंगे। सबसे पहले आपने जाना कि ये क्या है? एक प्रकार सा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जबकि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आपका एमिलोपेक्टिन होता है। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो इसको आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाओगे। ये ऐसे सो आने से चलता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर हम अल्फा डी ग्लूकोज ले रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, सभी हम बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज से ही, चाहे वो आपका एमिलोज हो चाहे एमिलोपेक्टिन हो। बीटा डी ग्लूकोज भी सभी में ऐसा हो सकता है ना। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है मुझे बताना जरा। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये आपका पहला कार्बन होता है, ये आपका पहला कार्बन होता है, ये आपका पहला कार्बन होता है, यही होता है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ के बीच में कार्बन होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ऐसे कार्बन बने होते हैं। 2 3 4 5, छठवां जो CH2OH लगा होता है उसमें होता है। तो हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। इसमें क्या होता है ध्यान से देखना,
पहले वाले में जैसे अल्फा है तो OH नीचे रहता है H ऊपर रहता है, OH नीचे रहता है H ऊपर रहता है, OH नीचे रहता है H ऊपर रहता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा वैसे जैसे अभी तक अल्फा डी ग्लूकोज में होता है। यहां से देखो ध्यान से, यहां पर भी थोड़ा सा बना दे ताकि तभी तो आप समझ में आएगा। फोर्थ वाले में क्या होता था, फोर्थ वाले में OH नीचे रहता था H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, तो यहां से H2O गायब होता है, दिख रहा है ध्यान से, यहां से H2O गायब होता है और ये बाहर निकल जाता है और ये बना लेता है हमारा कुछ इस प्रकार से, और ये बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट। ऐसे सेम टू सेम सभी में होता है, सभी में होता है। सभी में होता है, ठीक है। मतलब आपने देखा कि यहां पर फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं एमिलोज। नोट डाउन करो, इसी को बोलते हैं हम एमिलोज। एमिलोपेक्टिन बताएंगे तो फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट सिक्स इन दोनों के बीच में बनता है, फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट सिक्स के बीच में बनता है, ठीक है। बाकी का जो भी है आप लगा लेना HOH HOH, नहीं तो ऐसे खुला न पढ़ने देना, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें एमिलोपेक्टिन की, बात करें हम एमिलोपेक्टिन की, एमिलोपेक्टिन की, इसका फिगर कैसे होता है, इसका फिगर ध्यान से समझना, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ऐसे ब्रांच बढ़ती चली जाती है इसकी। ये रहा ना, ये रहा, ठीक। अब इसमें जो बनते हैं ये एक प्रकार का ब्रांच स्ट्रक्चर है ना। इसमें आप जानते हो कि ये पहला कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन होता है, पहला फोर्थ आप जानते हो, मैं लिख भी दे रहा हूं पहले, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, अल्फा ले रहे हो ना, अल्फा ले रहे हो तो यहाँ पर ये सभी अल्फा है, सभी अल्फा डी ग्लूकोज है, याद रखना सब अल्फा है। अल्फा में OH नीचे रहता है H ऊपर रहता है। फिर दूसरे वाले में क्या आता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे वाले में क्या आता है, OH नीचे H ऊपर, तीसरे वाले में H नीचे OH ऊपर, क्यों, क्योंकि OH राइट साइड होता है। फिर फोर्थ वाले में OH नीचे H ऊपर, फिर CH2 OH ऊपर एंड H नीचे, सेम टू सेम सभी में होता है, OH H OH H H OH और OH H H CH2OH। सिमिलरली इसमें भी होगा, दैट इज OH H OH H H OH OH H एंड CH2OH CH2OH एंड H। इसमें भी OH H OH H H OH OH H और HCH2OH, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। मैंने जैसे कि काउंटडाउन में बताया ऑलरेडी कि 1 2 3 फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स। ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स, 1 2 3 4 फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे कार्बन होते हैं, ठीक है। सज गया एकदम से। अब ये बनाता कैसे है, ये वाला बॉन्ड टूटता है H2O के रूप में, एक ऑक्सीजन रह गया है इसमें, ये कुछ इस प्रकार से बनाता है, देखो ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बनाया ना। ऐसे इसमें भी होता है, ये वाला टूटा, ये भी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बना लिया, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बना लिया। और यहां पर देखो, यहां पर देखो OH और ये वाला भी बॉन्ड टूटता है, ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, ये छठवां बॉन्ड है, H और OH ये वाला भी बॉन्ड टूटता है, H और OH ये वाला भी बॉन्ड टूटता है। और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, ये H गायब हो जाएगा और यहाँ से OH गायब रह जाएगा, O ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा।
तो ये देख पा रहे हैं कि कैसा कैसा कार्बन जुड़ा, फर्स्ट का फोर्थ से रिएक्शन हुआ, फर्स्ट का फोर्थ से हुआ, एंड फर्स्ट का सिक्स्थ कार्बन से अटैचमेंट हुआ। तो इसमें इस प्रकार से अटैचमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं एमिलोपेक्टिन। समझ में आया? एमिलोपेक्टिन। तो यही दोनों स्टार्च जो है दोनों प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार हमने बता दिया। और इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं दिखे जिसमें HOH और ROR ग्रुप साथ हो, या ROH और ROR ग्रुप साथ हो, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कोई भी एक कार्बन उठा लो, मान लो मैं यही कार्बन उठा लेता हूँ, यही कार्बन, इसमें OH है, H है, बट ROR नहीं है। जिसमें ROR है उधर H और OH साथ साथ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिफाइन होता है कि उसमें H और OH और ROR साथ साथ नहीं है। चाहे वो आपका अल्फा डी गैलेक्टोज हो, मतलब हेमी एसिटल, हेमिकिटैल के लिए हेमी एसिटल आपका तब होता है जब आपका HOH ROR साथ हो, मतलब ईथर ग्रुप। अगर ROH और ROR साथ हो तो वो आपका हेमिकिटैल होता है, वो आपका हेमिकिटैल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक प्रकार का क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नोट कर लीजिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया स्टार्च। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो और रह गया, एक सेलुलोज रह गया है एंड एक ग्लाइकोजन रह गया, बस खत्म। सेलुलोज और ग्लाइकोजन रह गया। नोट डाउन करिए फटाफट से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक ए स्क्रीनशॉट सून। क्लियर हुआ? स्टार्च समझ में आया? स्टार्च आपका क्या है? एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, चाहे वो आपका एमिलोपेक्टिन हो, चाहे वो आपका क्या हो, क्या बोलते हैं उसको, एमिलोज हो, दोनों। सेलुलोज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ए सेलुलोज? सेलुलोज क्या होता है ना? अब सेलुलोज का फिगर देख लेते हैं। ये इसमें लिखेंगे सेलुलोज में लिखेंगे कि इट इज ए स्ट्रेट चैन, इट इज ए स्ट्रेट चैन। ये प्रकार का स्ट्रेट चैन ही होता है। स्ट्रेट चैन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, स्टेप रूप में, बट स्ट्रेट होना चाहिए, ब्रांच नहीं निकली होनी चाहिए। स्ट्रेट चैन पॉलीसेकेराइड, ये प्रकार का स्ट्रेट चैन पॉलीसेकेराइड होता है। ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज हुआ करता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज का बनेगा। ओनली आपका सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज का बनने वाला है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज का बनने वाला है। ठीक है ना? सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ आपका बीटा डी ग्लूकोज ही बनता है। चलो इसका में देख लेते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, स्टेप नुमा। और इधर देख पा रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है? H सभी में नीचे रहता है। नीचे का मतलब H राइट साइड होता है, OH लेफ्ट साइड होता है। OH लेफ्ट साइड होता है तो OH ही रिएक्ट करेगा। और इस वाले में सभी में H ऊपर रहते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, बाकी आपका ये आपका रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, और ये आपका, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है। बाकी अगर आप सभी को भरना हो तो और सभी को भर सकते हो आप। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका OH, H, H, OH एंड इधर गया आपका H, CH2OH, ऐसे सभी में भर सकते हो। CH2OH, H, OH, H, OH, H, बाकी सही है। OH, H, H, OH एंड ये आपका रह गया CH2OH एंड H, बाकी सही है। ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर फैलता चला जाता है, स्ट्रक्चर आपका फैलता हुआ चला जाता है।
इसी को, और सभी बीटा डी ग्लूकोज हैं, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है, सेम टू सेम सभी होते हैं, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। बातें समझ में आई। और यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, इसमें नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट क्या है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड आपका सेलुलोज होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेकेराइड आपका सेलुलोज होता है। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल था, नोट कर लीजिए। एक रह गया और हमारा जिसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, दैट इज ए ग्लाइकोजन, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोजन में लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसे होता है जैसे अभी हमने पढ़ा है जस्ट इसके पहले। किसके बारे में? एमिलोपेक्टिन देखा आपने, सेम टू सेम स्ट्रक्चर होता है, बस इसकी ब्रांच ज्यादा होती है। तो इसमें लिखेंगे क्या कि इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। हमने शुरुआत में भी बताया था कि ये एक प्रकार का एनिमल स्टार्च होता है, एनिमल स्टार्च। इट्स स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन and rather more highly branched। मतलब इसके कहने का मतलब है जैसा स्ट्रक्चर आपका कैसे किसमें था, एमिलोपेक्टिन में था, ठीक है। एमिलोपेक्टिन में जैसा स्ट्रक्चर आपका था सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर इसमें भी होता है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर दिखाया हमने जब जस्ट अभी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर इसमें भी बना लो, बट क्या है कि इसमें ब्रांच ज्यादा होती है। जैसे उसमें एक में 2-3 ब्रांच निकली, उसमें 4-5 ब्रांचेस से निकल जाती है, मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ब्रांच की क्वांटिटी ज्यादा होती है, बस यही है। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनाना है, क्या एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर क्या बनाओगे, एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाओगे, एमिलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाओगे और मोर ब्रांच इसमें ज़्यादा होती है। अगर सिर्फ एमिलो स्ट्रक्चर दिखा दोगे एमिलोपेक्टिन का और लिख दोगे यहाँ पर कि इट हैव मोर ब्रांच देन एमिलोपेक्टिन, तो सही माना जाएगा आपका, ठीक है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप दिखाओगे। सो दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।